हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको सैलरी में रिवीजन करवाई, सैलरी की टोटली 100% चार्ट के थ्रू रिवीजन करवाई। उसी ही तरीके से मैं अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की कंप्लीट रिवीजन करवाने जा रहा हूं विद इन फ्यू मिनट्स। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका पूरा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है 100% चार्ट्स के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। अभी तक जिन बच्चों ने सैलरी की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर सैलरी का रिवीजन आपको कंप्लीट बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस तरीके का जबरदस्त कंटेंट के लिए आप हमारी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड कीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, कोई भी असेसी की इनकम असेस करने से पहले, इनकम कंप्यूट करने से पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है हर साल। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल, हर प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस हर पर्सन का, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे फर्म है, एलएलपी है, एचयूएफ है, कंपनी है, सभी का डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूं, तो मेरा स्टेटस 3 हो सकते हैं, 3 में से एक हो सकता है। या तो फिर मैं आरओआर हो सकता हूं, या तो फिर आरएनओआर, या फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट आरओआर क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तीसरा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट। वैसे तो 2 कैटेगरी होती हैं उसकी, जैसे कि एक रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट की आगे सब 2 कैटेगरीज होती हैं, आरओआर, आरएनओआर। आरओआर, आरएनओआर और दूसरी तरफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब आरओआर कौन होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? जैसे कि कुल मिलाकर इंडिविजुअल को 2 तरीके की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती हैं। एक होती है बेसिक कंडीशंस, एक होती है एडिशनल कंडीशंस। एक बेसिक कंडीशंस, एक होती है एडिशनल कंडीशन। अगर एक आरओआर वो इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो इंडिविजुअल होगा जो क्या है, बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर देगा। जो बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर देगा, बेसिक भी और एडिशनल भी। अभी हम बात करते हैं बेसिक कौन सी है, एडिशनल कौन सी है। अगर एक इंडिविजुअल ने बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर दी तो फिर वो क्या है, आरओआर हो जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करी है, तो फिर वो कौन होगा? फिर वो आरएनओआर होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करी तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। मतलब 0 सेटिस्फाइड करी, नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करी, आरएनओआर। दोनों सेटिस्फाइड करी, बेसिक प्लस एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड करी, तो फिर वो आरओआर बन जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन है क्या, बेसिक और एडिशनल कंडीशन है क्या, चलिए जानते हैं। अब बेसिक कंडीशन एक्चुअली में 2 होती हैं। बेसिक कंडीशन एक्चुअली में 2 होती हैं, दोनों में से एक आपको फुलफिल करनी होती है, या फिर पहली या दूसरी, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन। बेसिक कंडीशन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए पहली कौन सी है? अगर असेसी स्टे करता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 और मोर देन 182 डेज, 182 और मोर डेज, आप कह सकते हो असेसी स्टे 182 और मोर डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो मान लिया जाएगा कि बेसिक कंडीशन उसने पहले सेटिस्फाइड कर दी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल 182 से कम दिन के लिए रिजाइड स्टे किया है इंडिया में, तो फिर क्या उसका वो बेसिक कंडीशन फेल कर गया? नहीं, उसके पास एक और ऑप्शन है, वो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर किसी इंडिविजुअल ने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जैसे हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22, 2021 एंड 22, 2021 एंड 22 में 60 या मोर देन 60 डेज स्टे करा है इंडिया में, 60 या मोर देन 60 प्लस इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में IPRPY क्या है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर।
इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब इस प्रीवियस ईयर को, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 प्रीवियस ईयर में अगर 365 और मोर डेज प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 और मोर देन 60 डेज, अगर ये दोनों कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाइड कर लेता है तो मान लिया जाएगा कि बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर ली। दोबारा बोल देता हूं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मान लीजिए आप 21-22 का स्टेटस चेक कर रहे हो तो 21-22 में 60 या मोर देन 60, ठीक है, और इससे पिछले 4 साल में 365 और मोर डेज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो समझो दोनों में से एक तो पूरी, एटलीस्ट बेसिक कंडीशन तो पूरी हो गई। अगर किसी ने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो उसके अलावा हम क्या कहते थे, एडिशनल कंडीशन। अब चलिए एडिशनल कंडीशन की तरफ देखते हैं। एडिशनल कंडीशन 2 होती हैं, एडिशनल कंडीशन 2 होती हैं। पहली क्या है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 साल में, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार असेसी क्या रहा है, रेजिडेंट रहा है। दोबारा सुनिए, इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार असेसी क्या रहा है, रेजिडेंट रहा है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, असेसी इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 प्रीवियस ईयर में, मतलब इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने साल में, 7 साल में 730 या उससे ज्यादा दिन स्टे किया है इंडिया में। इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 प्रीवियस ईयर में 730 और मोर डेज स्टे किया है इंडिया में। ठीक है, प्लस इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार क्या रह चुका है, वो रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए क्या होती है, बेसिक कंडीशन। रेजिडेंट के लिए क्या होती है, बेसिक कंडीशन। ठीक है, तभी वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 कंडीशन हो गई एडिशनल, दोनों ही पूरी करनी है। अगर दोनों में से एक पूरी हो गई, एक पूरी नहीं हुई, या दोनों ही नहीं पूरी हुई, फिर वो क्या माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसने बेसिक कंडीशन पूरी करी। ठीक है जी, तो बेसिक क्या है, असेसी स्टे किया है 182 और मोर डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर 60 और मोर डेज प्लस 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, एडिशनल क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 साल में 730 और मोर डेज, प्लस इस प्रीवियस ईयर को, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेजिडेंट, मतलब 2 बार बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगा। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है, पहले हम एक्सेप्शन पे चलेंगे। चलिए, बहुत जबरदस्त एक्सेप्शन है। इन दीज केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल। इन केसेस में सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। पहली कौन सी, 182 और मोर डेज वाली, 182 और मोर डेज वाली। ठीक है, अब कौन कौन से केसेस में, पहला, एक इंडियन सिटीजन है, परमानेंटली इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए लीव कर गया इंडिया। एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर गया परमानेंटली फॉर इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए। नंबर 2, एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर गया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप। ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर गया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप। ठीक है, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। POIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो असेसी या असेसी के पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, अनडिवाइडेड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए बाहर गया है, प्लस इसके साथ एक और चीज लिखिएगा, प्लस विजिट कर रहा है इंडिया में, विजिट कर रहा है वो इंडिया में। ठीक है जी, विजिट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। विजिट कर रहा है इंडिया में अगर उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, फिर तो उसको सिर्फ पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, उसको सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, तो उसको सिर्फ 182 वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी इन 3 केसेस में, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है जी, एक पर्सन
इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, परमानेंटली। एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया कर गया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप। तीसरा क्या है, एक पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए बाहर चला गया है, विजिट कर रहा है इंडिया में, प्लस उसकी बिजनेस इनकम जो है वो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितने से ज्यादा नहीं है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो इन 3 केसेस में क्या एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और तीसरे केस में अगर उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से क्रॉस कर गई, 15 लाख से क्रॉस कर गई, तो उसको 60 दिन वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल है, बट कुछ चेंजेस के साथ। 60 दिन की जगह पे 120 दिन हो जाएगा। 60 दिन जो है रिप्लेस हो जाएंगे 120 दिन के साथ, ठीक है। मतलब 120 और मोर डेज, अगर वो 120 डेज स्टे कर गया इंडिया में, ठीक है, और लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 आ गया फिर तो बेसिक कंडीशन फॉल कर ही गया, है ना। अगर 120 और मोर डेज बट लेस देन 182 डेज है, तो फिर वो क्या होगा, सीधा ही फ्लैट शॉर्टली डायरेक्टली RNOR हो जाएगा। उसको वो माना जाएगा कि बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर दी। पर एडिशनल कंडीशन नहीं देखोगे आप, एडिशनल कंडीशन नहीं देखोगे, याद रखना। अगर एक बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या बिजनेस कर रहा है या फिर इंडियन सिटीजन है, बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है और विजिट कर रहा है इंडिया में, और उसकी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसे 120 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। उसने 100 मान लीजिए 25 दिन रहा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, RNOR हो जाएगा, सीधा ही RNOR हो जाएगा, आप एडिशनल कंडीशन नहीं देखोगे, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इंडिविजुअल के बाद चलते हैं बच्चों HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत ही सिंपल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, HUF या रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट। HUF रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स पार्टली और होली फ्रॉम इंडिया। अगर एक HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर पार्टली और होली फ्रॉम इंडिया है, पार्टली या होली फ्रॉम इंडिया है, तो फिर वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कब होगा, जब होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। अब इसके बाद एक चीज और होती है, HUF ROR हो सकती है या RNOR हो सकती है, हाँ, अपनी कैपेसिटी पर नहीं, ऑन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता। अगर HUF रेजिडेंट हो गई, HUF रेजिडेंट हो गई और कर्ता क्या है, ROR है, तो HUF भी ROR हो जाएगी। अगर HUF रेजिडेंट है और कर्ता ROR है, तो HUF भी ROR हो जाएगी। अगर HUF रेजिडेंट है और इंडिविजुअल RNOR है, तो HUF भी RNOR हो जाएगी, ठीक है जी। डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ कर्ता, ये है जी बिल्कुल। अगर HUF नॉन रेजिडेंट है, फिर कर्ता का स्टेटस क्यों देखोगे आप, है ना। नॉन रेजिडेंट है फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया इंडिविजुअल और HUF का। अब आते हैं जी फर्म, AOP और BOI का। एक पार्टनरशिप फर्म, AOP या BOI, इन तीनों केसेस में बिल्कुल सिंपल है। फर्म रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगी, सिंपली जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, तो फिर रेजिडेंट। अगर होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन नॉन रेजिडेंट, सिंपल। कंपनी का बहुत आसान है, कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट कब होगी, कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट कब होगी, दो कंडीशन, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड कर देती है। अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा ही, इंडियन कंपनी कौन सी है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या कोई प्रीवियस है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, इंडियन कंपनी हो गई। इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होती है, हमेशा, ठीक है। दूसरा नॉन इंडियन कंपनी
वो रेजिडेंट होगी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम, जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, मतलब जहां पर जो ऑपरेशनल डिसीजन जहां पर लिए जाते हैं, होली होली है जी, होली डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है, जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसका कहां पर है, इंडिया में है, तो फिर वो बेशक नॉन इंडियन कंपनी है, फिर वो रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है जी। और नॉन रेजिडेंट कौन सी होगी, जो ना ही इंडियन कंपनी है, ना ही जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, ठीक है जी। कंपनी का भी हो गया जी, इंडिविजुअल का भी हो गया, ठीक है, एचयूएफ का भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं जी, एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। आपने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टेबल पढ़ रखा होगा, लंबा चौड़ा टेबल पढ़ रखा होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इफेक्ट, और रेजिडेंशियल स्टेटस का इफेक्ट क्या होगा, मतलब इनकम एक्रू हुई, रिसीव हुई, डीम टू बी एक्रू हुई, डीम टू बी रिसीव हुई, ठीक है। केसेस होते थे कुल मिला के 7। अब 7 केसेस का बहुत आसान मैंने क्रक्स निकाला है, 3 केसेस में, सिर्फ 3 कैटेगरी में। पहला क्या है, इनकम एक्रूड हुई, डीम टू बी एक्रू और अर्न हुई, रिसीव हुई, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ठीक है। इन चारों केसेस में ये सभी को टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये इंडियन इनकम होती है। इनकम अर्न इन इंडिया, डीम टू बी अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इन 4 केसेस में सभी को टैक्सेबल होती है, चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सभी को टैक्सेबल होगी। उसके बाद आती है इनकम अर्न्ड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अर्न भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, पर बिजनेस सेटअप कहां पर है, इंडिया में है, बिजनेस सेटअप इंडिया में है, तो फिर वो 2 केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी, 2 कैटेगरीज के लोगों को, एक आरओआर को, एक आरएनओआर को, ठीक है जी। आरओआर को और आरएनओआर को टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। तीसरा है इनकम अर्न्ड भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, बिजनेस सेटअप भी बाहर ही है, तो फिर वो किसको टैक्सेबल होती थी, सिर्फ और सिर्फ किसको, आरओआर को। अगर इनकम अर्न भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है और बिजनेस सेटअप भी बाहर ही है, तो फिर वो किसको, सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होने वाली। उसके बाद रेमिटेंस होती थी, रेमिटेंस किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है जी, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका इफेक्ट्स भी हो गया, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें से, ठीक है, और इसमें से पॉइंट्स भी बन जाते हैं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे, ये आपका ऑलमोस्ट सभी पूरे चैप्टर का क्या हो गया, ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं, और जो प्रैक्टिकल आता है इफेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब इनकम टैक्सेबल हाई किस केस में होगी, किस केस में लो होगी, है ना। आपको पता है आरओआर के केस में टैक्सेबिलिटी हाई होती है, और आरएनओआर के केस में मॉडरेट होती है, और किस केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबिलिटी लो होती है, ठीक है जी। चलिए एक लास्ट सेक्शन करेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। इनकम सेक्शन 9, इनकम डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया। सेक्शन 9 क्लॉज 1, इनकम एक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनकम एक्रू और अराइज डायरेक्टली कहां पर हुई है, एक्रू और अराइज डायरेक्टली कहां हुई है, नंबर एक थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इंडिया। अगर कोई इनकम आपको अर्न हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, या फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई बिजनेस कनेक्शन था इंडिया में, तो वो मानी जाएगी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, आप कहीं पर भी बैठे हो, वो मानी जाएगी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, आपको कोई इनकम अर्न हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे, किसी सोर्स से या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में था, तो वो मानी जाएगी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। और लास्ट क्या है, ट्रांसफर करा अपने कैपिटल एसेट जो सिचुएटेड था इंडिया में, कैपिटल एसेट इंडिया में था, वो अपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन हुआ, वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है जी। दूसरा, सैलरी अगर इंडिया में अर्न करी है आपने, कहीं पर भी बैठे हो, वो मानी जाएगी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर
गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट ने बाहर भेजा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने जो भी सैलरी पे करी है वो क्या हो जाएगी, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है जी। अब 3 केसेस हैं जिसको मैंने एक में ही मर्ज किया है। 3 क्लॉज है, 4, 5, 6। 4 में क्या है, इंटरेस्ट। 5 में क्या है, रॉयल्टी। 6 में क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है जी। अब पेबल बाय, पेबल कौन कर रहा है, इंटरेस्ट लगा लो, रेंट और रॉयल्टी लगा लो, या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज लगा लो। पेबल पे कौन कर रहा है, पहले केस में कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे कर रही है, या फिर कौन पे कर रहा है, पर्सन हु इज ए रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, एक पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया में वो पे कर रहा है। ठीक है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, कौन से वाला मतलब नहीं आएगा, वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर। डेट जो इनकर हुआ था, जो पैसा उधार लिया था, वो यूज किसके लिए हो रहा है, यूज बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो रहा है। और वो बिजनेस और प्रोफेशन कहां पे किया जा रहा है, इंडिया से बाहर किया जा रहा है, या फिर कमाई कहां पे की जा रही है, बाहर। कोई सोर्स था जो कहां पे है, विदेश में है, देश से बाहर है। तो फिर वो जो इंटरेस्ट पेबल है वो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो पैसा लिया है वो कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन या इनकम अर्न करने के लिए देश से बाहर, तो फिर वो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरा, एक पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है, एक्चुअली में इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, रॉयल्टी कौन पे कर रहा है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है। ठीक है, और जो पैसा नॉन रेजिडेंट ने उधार लिया है वो कहां पे लिया है, बिजनेस या प्रोफेशन हिंदुस्तान में, इंडिया में करने के लिए, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में करने के लिए, तो उस केस में माना जाएगा इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सेक्शन 9 था, जिसमें हमने बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है, इसमें से आपको पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतना डीपली, इतने जबरदस्त तरीके से आपको इस इंडिविजुअल सेक्शन के ऊपर प्रॉपर चार्ट बनाया। ठीक है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये था बच्चों हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा कंप्लीट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट वे में जबरदस्त तरीके से रिवीजन। ठीक है, जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या है जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें, और हमारी ऐप केसीसी टूल की प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा। और क्लासेस अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।